बीए थर्ड सेमेस्टर एंसिलरी के विद्यार्थियों, पिछले दिनों हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आपके कोर्स से संबंधित सभी अध्यायों को एकमुश्त करके आपके सामने वीडियो रखने का प्रयास किया था। आज उसी क्रम को जारी रखने का प्रयास कर रहा हूं। कल मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक चिंतन से संबंधित विभिन्न पक्षों का उद्घाटन किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाजवादी व पूंजीवादी विचारधाराओं के संदर्भ में समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, विधिशास्त्र सभी को अर्थशास्त्र के हवाले कर देती हैं। अर्थशास्त्र को औद्योगिकरण प्रवृत्ति ने वित्तीय सत्ता के केंद्रीकरण को पोषण प्रदान किया है। इससे मानव जीवन का ही मशीनीकरण हो गया। दीनदयाल जी इस बात से दुखी थे कि मानव जीवन का मशीनीकरण हो रहा है। मशीनीकरण से मानव के श्रम की उपलब्धता कम होती जा रही है। मशीनीकरण से मानव में नैतिक मूल्यों का विस्तार नहीं हो पा रहा है। मशीनीकरण से संयुक्त परिवार का वह रूप टूट रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र में पारस्परिक समन्वय के हिमायती थे। इस संतुलन के कार्य को वे सांस्कृतिक कार्य मानते थे। इस दृश्य से अनुकूल अर्थायन की स्थापना के हिमायती थे। संपत्ति किसकी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय सवाल उठाते हैं, संपत्ति किसकी है? यह सभ्य समाज का आदिकालीन प्रश्न है। सभ्य समाज में आदिकाल से इस सवाल पर बात होती रही कि संपत्ति आखिर में किसकी है। संपत्ति को संपूर्ण समाज चक्र का नियामक मान लेने से इस सवाल की अहमियत और बढ़ गई। व्यक्तिवाद तथा समाजवाद के विचारधारात्मक संघर्ष ने इसे एक नवीन आयाम दे दिया। संपत्ति पर व्यक्ति का अधिकार तथा संपत्ति पर समाज का अधिकार, किसका अधिकार है? उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संपत्ति के स्वामित्व के लिए व्यक्ति व समाज के द्वंद्व को ही गलत मानते हैं। व्यक्ति और समाज संपत्ति के लिए व्यक्ति और समाज का द्वंद्व जो होता है वह गलत है, ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं। लेकिन इस सवाल का सीधा उत्तर नहीं देते। हर व्यक्ति समाज का प्रतिनिधि है, अतः वह समाज की संपत्ति के एक हिस्से का न्यासी या संरक्षक है। उपाध्याय जी व्यक्ति को श्रीविहीन करने के खिलाफ है। व्यक्ति अगर श्रीविहीन हो जाएगा तो व्यक्ति का मतलब क्या होगा? व्यक्ति में श्री की स्थापना करना, व्यक्ति को श्रीयुक्त बनाना ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन का एकमेव उद्देश्य है। इसी में वह अर्थशास्त्र, इसी में वह राजशास्त्र, इसी में मनोविज्ञान, इसी में वह अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि व्यक्ति स्वयं समाज पुरुष का अंग है। समाज क्या है? एक समाज पुरुष है, एक व्यापक जीव है, विराट स्वरूप है। अतः यह स्वयं ही समाज का धरोहर है। व्यक्ति के बिना समाज कैसा? समाज के बिना व्यक्ति कैसा? इसलिए व्यक्ति ही समाज का वास्तविक धरोहर है। इसलिए संपत्ति का अमोघ अधिकार तो समाज का ही है। वे कहते हैं कि संपत्ति का अमोघ अधिकार समाज का ही है, लेकिन वे समाज की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था के नाते राज्य को मानने के लिए तैयार नहीं। वे राज्य को समाज का प्रतिनिधि संस्था नहीं मानते। यही कारण है कि निजी संपत्ति के अधिकार के नाम पर समाज के कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीकरण या संपत्ति के सामाजिक अधिकार के नाम पर राज्य में संपत्ति के केंद्रीकरण को वे समान रूप से गलत मानते हैं। आम आदमी को पूंजीपतियों तथा राज संस्था का मजदूर या गुलाम बना देना मानवता का अपमान समझते थे। पंडित दीनदयाल मानते थे कि राज्य को मानव का गुलाम बनाने की आवश्यकता नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संपत्ति पर न तो व्यक्ति का अमर्यादित स्वामित्व स्वीकार करते हैं और न ही अमर्यादित राज्याधिकार। वे स्वामित्व के केंद्रीकरण के खिलाफ हैं। अतः वे विकेंद्रीकृत राज्य व विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या करते हैं? विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के समर्थक। अर्थव्यवस्था का भी विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या कहते हैं? समाजवादी निजी संपत्ति को ही समाप्त करने की बात करते हैं। उनका सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही दृष्टियों का समर्थन करना कठिन है। यद्यपि सृष्टि के आरंभ से ही अपरिग्रह एवं मां गृध कस्य स्विद्धनम का उपदेश देता है, किंतु इस संसार मेरे और तेरे का ही नाम है। साम्यवादी जो निजी संपत्ति की भावना को जड़मूल समाप्त कर देना चाहते थे, पहले व्यक्तिगत और फिर कुछ अंशों में निजी संपत्ति को स्वीकार करने लगे। साम्यवादियों ने बाद में निजी संपत्ति को भी स्वीकार करने में अपना समर्थन दिया। निजी संपत्ति के कारण बुराइयां उत्पन्न हुई। बुराइयां उत्पन्न होने पर भी हम उनका बहिष्कार नहीं कर सकते। हमें निजी संपत्ति की मर्यादाएं अवश्य स्थापित करनी चाहिए, यह दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति के नियमन एवं अर्थोत्पादकीय आयोजना के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्याधिकार को भी स्वीकार करते हैं। जहां कुछ हाथों में पूंजी के केंद्रीकरण का खतरा हो, वहां राष्ट्रीयकरण को वांछनीय मानते हैं। वे राष्ट्रीयकरण को भी वांछनीय मानते हैं। जहां अमर्यादित अर्थव्यवस्था की बात हो, वहां राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। वे कहते हैं, जहां तक कुटीर उद्योगों का सवाल है, यह खतरा बहुत कम है, लेकिन जहां बड़े उद्योगों का क्षेत्र शुरू होता है, वहां यह खतरा उत्पन्न होता है। सुरक्षा उद्योगों का तो राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है। अब प्रश्न उठता है कि पूंजी उद्योगों का, उनका भी अंतिम रूप से राष्ट्रीयकरण कर देना उद्देश्य होना चाहिए। आज पूंजी उद्योग व्यक्तिगत क्षेत्र में आते हैं, उनसे व्यक्तिगत क्षेत्र का क्रमिक उन्मूलन किया जाना चाहिए। जब तक वह राष्ट्रीयकरण अंतिम रूप से संपन्न नहीं हो जाता, तब तक बड़े उद्योगों के गुट बनाने की प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा। जिन उद्योगों के ये गुट बन गए, उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए। उद्योगों के गुटों का राष्ट्रीयकरण करना दीनदयाल उपाध्याय आवश्यक मानते हैं। कुटीर उद्योगों का विकास करते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके गुट बनाकर पूंजीपति उन पर नियंत्रण स्थापित न कर लें। दीनदयाल जी कहते हैं कि कुटीर उद्योगों पर बड़े उद्योगपतियों का नियंत्रण न हो, इसके लिए प्रयास किया जाना आवश्यक है। जापान में वितरण व तथा संपत्ति की असमानता का कारण वहां की कुटीर उद्योगों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण ही है। स्वामित्व के सवाल को जिस प्रकार पूंजीवादी व समाजवादी लोग प्रस्तुत करते हैं, उसे वे उनकी विभक्त दृष्टि का परिचायक मानते हैं। उपाध्याय की नज़र में संपत्ति के स्वामित्व के बजाय केंद्रीकरण का सवाल सबसे ज़्यादा अहम है। साथ ही उपभोगवाद की अवधारणा का सवाल भी महत्वपूर्ण है। अतः वह क्या लिखते हैं, यह महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं कि स्वामित्व के साथ अनिर्बंध नियंत्रण एवं मनमाने उपभोग की धारणाओं ने इस विषय की गलत पृष्ठभूमि को प्रस्तुत किया है। किसी भी वस्तु पर मेरा स्वामित्व होने के बाद भी मुझे यह अधिकार नहीं है कि मैं उसका जैसे चाहूं उपभोग करूं। स्वामित्व एवं उपभोग की दोनों भावनाओं को जब तक हम अलग अलग नहीं करेंगे, तब तक कम होने वाली नहीं है और उनसे उत्पन्न बुराइयों को हम नहीं रोक सकते। जिस वस्तु का मैं स्वामी हूं, उसका उपभोग समाज के हित में ही करने का मुझे अधिकार है। यह विचार प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख होना चाहिए। राज्य भी जब स्वामित्व ग्रहण कर लेता है, तो वह व्यक्तियों द्वारा ही व्यवस्था करता है। जो व्यक्ति आज अपनी चीज का मनमाना उपभोग करने से नहीं डरता, वह समाज की वस्तु का उपभोग भी वैसा ही नहीं करेगा। इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। यदि उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए दंडनीति आवश्यक समझते हैं, तो उसके पास स्वामित्व का अधिकार रहते हुए भी काम में लाई जा सकती है। दीनदयाल उपाध्याय जी दंड नीति के प्रयोग के समर्थन की बात करते हैं।
दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति के निजित्व को कुचलने वाले, राज्याधिकार व समाज की उपेक्षा करने वाले वैयक्तिक अधिकारों के खिलाफ है। वे इसे मानव की अस्वस्थ अवस्था का परिचायक मानते हैं। संपत्ति पर व्यक्ति या राज्य के अनिर्बंध अधिकार के अधिकार का सवाल भी इस अस्वस्थ अवस्था की उपज है। उनका मत है कि गंभीरता से देखें तो स्वामित्व का अधिकार वास्तव में निश्चित मर्यादाओं तथा निश्चित उद्देश्यों के लिए किसी वस्तु के उपयोग का अधिकार नहीं है। समय के साथ इन अधिकारों में परिवर्तन होता रहता है, होना भी चाहिए। अतः हम सिद्धांतिक दृष्टि से व्यक्ति और समाज के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति और समाज के झगड़े में पड़ना नहीं चाहते। संपत्ति का उपभोग कुटुंब यानी समाज के हित में होता है और मनमाने ढंग से नहीं होता। ट्रस्टीशिप का यह भारतीय सिद्धांत गांधी जी व श्री गोलवलकर जी आदि विचारकों ने समाज के सम्मुख रखा है। दीनदयाल उपाध्याय गांधी और गोलवलकर के सिद्धांतों के प्रति अपना समर्थन देते हैं। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हर व्यक्ति को समाज का दायित्ववान घटक मानता है। समाज के दायित्वबोध का शिथिलन न आवे तथा दायित्व का संस्कार सामाजिक परिवेश का स्वाभाविक परिणाम न हो, ऐसी समाज रचना मानवीय समाज रचना है। व्यक्ति की शैतानियत पर राज्य का अंकुश एवं राज्य की हैवानियत के खिलाफ व्यक्तियों का विद्रोह संस्कारहीन समष्टि का परिचायक है। अंकुश व विद्रोह मजबूरी के हथियार हैं। इनका यदा कदा उपयोग व्यवहारिक माना जा सकता है, लेकिन अखंड अंकुश और अखंड विद्रोह की व्यवस्थाओं का नियोजन विवेक सम्मत नहीं माना जा सकता। व्यष्टि व समष्टि के साझेपन में ही मानवता का सुख अंतर्निहित है। अतः संपत्ति पर यह साझा अधिकार ही उपाध्याय के एकात्म मानववाद से अभिप्रेत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पूंजीवाद का निषेध करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पश्चिम की विचार सरणी से उत्पन्न व्यक्तिवाद के लोकतांत्रिक पक्ष के समर्थक हैं, लेकिन पूंजीवाद को व्यक्तिवाद की विकृति मानते हैं। उन्मुक्त आर्थिक स्पर्धा पूंजीवाद का आधार है। स्पर्धा स्वातंत्र को ही पूंजीवादी लोग व्यक्ति स्वातंत्र कहते हैं, लेकिन उपाध्याय इससे पूरी तौर पर असहमत हैं। उनका क्या कहना है यह भी उन्होंने लिखा है। कहा जाता है कि स्वतंत्र एवं स्पर्धीपण व्यक्ति को उपभोग की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह सही नहीं है। स्पर्धियों के समाप्त होने पर एक या कुछ उत्पादकों का उस क्षेत्र में एकाधिपत्य स्थापित हो जाता है, तो वे उपभोक्ता से अपने प्रजातंत्रीय अधिकारों को छीन लेते हैं। फिर मूल्य मांग और पूर्ति के नियमों से तय न होकर उत्पादकों और अपनी इच्छा और योजना से तय हो जाते हैं। आर्थिक क्षेत्र में यह एक प्रकार का डिक्टेटरशिप है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आर्थिक क्षेत्र के डिक्टेटरशिप के खिलाफ हैं। प्राप्त शक्ति का तथा प्रचार तंत्र के सहारे उत्पादनों के स्वामी सामान्य जन को उसके अधिकार से वंचित करते हैं। एतदर्थ आवश्यक है कि उत्पादन के सामर्थ्य मर्यादा निश्चित की जाए, जो कि विकेंद्रीकरण से ही संभव है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कुछ व्यक्तियों के हाथों में असीमित उत्पादन के सामर्थ्य के केंद्रीकरण के प्रबल विरोधी हैं। यदि एक व्यक्ति द्वारा उत्पादन की स्वतंत्रता दूसरे के मार्ग में बाधक बनती है तो वह नहीं दी जा सकती। एक बड़े कारखाने का मालिक यद्यपि स्वयं उत्पादन की स्वतंत्रता का उपभोग करता है, किंतु वह छोटे छोटे उद्योगों को समाप्त कर उसकी स्वतंत्रता का अपहरण करता है। फिर कई बार उसके कारखानों में मजदूरों की स्वतंत्रता भी बहुत सीमित हो जाती है। यह नियमन आवश्यक है। पूंजीवाद की प्रवृत्ति वित्तीय सत्ता को कुछ हाथों में केंद्रीकृत करने वाली है। अपनी समाज निरपेक्ष मानसिकता के कारण वह मनुष्यों के हित की बजाय अपने स्वामित्व के केंद्रीकरण पर ही अधिक बल देता है। यह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ही पश्चिम के औद्योगिकीकरण में दिखाई पड़ती है, जहां मशीन मनुष्य के लिए सहयोगिनी बनकर नहीं
बल्कि स्वार्थनी बनकर के आई है। नित नए यांत्रिक अभिनवीकरण के से पूंजीवाद को बल मिलता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बेतहाशा मशीनीकरण व औद्योगिकीकरण के खिलाफ है। वे कहते हैं कि उत्पादन पर अधिक बल देने के कारण अमेरिका आदि देशों में पूंजीवाद का विस्तार हुआ। नवविष्कृत यंत्र इस वृद्धिगत उत्पादन के कारण बने और इन यंत्रों के स्वामी ही उत्पादन के स्वामी बन गए। लाभ में जब श्रमिकों को भाग नहीं मिला तब इसमें प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। उन्होंने एक नई प्रणाली समाजवाद या साम्यवाद का विकास किया, जिसमें पुनः वितरण पर ही अधिक बल दिया गया और इसके लिए राज्य द्वारा व्यक्ति को कुचल कर भी रख दिया गया। पूंजीवादी व्यवस्था समाज में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, सम्यक जीवन का नियोजन नहीं करती। समाज के सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट कर रहे उपभोगवाद के दुष्चक्र में फंसकर लोलुप बनाती है। पूंजीवाद द्वारा प्रस्तुत की गई आर्थिक मानव की कल्पना भ्रमपूर्ण है। उपभोगवाद व आर्थिक मानव की कल्पनाओं ने आर्थिक जीवन एवं मानव को विभक्त कर दिया है। श्रम एवं आनंद के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी है। यंत्र को मनुष्य का सहयोगी बनाने के बजाय मनुष्य को यंत्र का पुर्जा बना दिया गया। उत्पादन कार्य में ही शिल्प व सृजन के सुख का आवरण कर दिया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आगे बोलते हैं, एक स्वतंत्र जुलाहे को समाप्त कर उसे विशाल कार्य का मजदूर बना दिया गया। बजाज के स्थान पर एक विभागीय स्टोर्स बना दिए गए। दर्जी के स्थान पर रेडीमेड कपड़ा बनाकर रख दिया गया। मनुष्य यानी एक जंतु जो 8 घंटे यंत्रवत मजदूरी करे और 16 घंटे खाए, कार्य और जीवन के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। पश्चिम के कई देशों में कहा गया कि 5 दिन काम और 2 दिन छुट्टी के। उन 2 दिनों में केवल मस्ती, केवल खाना पीना और मौज, काम की बात भी नहीं। अर्थात 5 दिन कमाई करते हैं और 2 दिन जीवित रहते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या कहा कि पश्चिम ने मनुष्य को 5 दिन कमाई करने वाला बना दिया और जब कमाई करने के लिए परिश्रम और श्रम करते हैं तो वे मरे हुए रहते हैं, पसीना बहाते हैं और 2 दिन वे जीवित रहते हैं, जो छुट्टी का दिन होता है। अतः हमें मनुष्य में कमाई साधनों का इस प्रकार निर्धारण करना होगा कि उसके कार्य और वास्तविक जीवन के बीच में कोई खाई न रहे। हाड़ मांस के मनुष्य के पास हृदय भी है, मस्तिष्क भी है और शरीर भी है और तीनों की अपनी भूख है। हृदय, मस्तिष्क और शरीर की तीनों की भूख है। इन तीनों का ही विचार करना पड़ेगा, अन्यथा कार्य के 8 घंटों का जो अमानवीय प्रभाव, डिह्यूमनाइजेशन इफेक्ट होता है, उसे समाप्त करने में ही उसके शेष 16 घंटे व्यतीत हो जाते हैं। उसके समाप्त होते हुए पुनः 8 घंटों के चक्र में फंस जाता है। अद्भुत बात। मनुष्य का अपना जीवन है, मनुष्य का अपना मौज मस्ती और पारिवारिक दायित्व है। उन दायित्व को कब पूरा करेगा? अगर वह 24 घंटे काम करेगा, 8 घंटे काम करके सोएगा कब, खाएगा कब, परिवार के बीच में मौज मस्ती और आनंद कब करेगा? मतलब पश्चिम ने आनंद के भाव को मशीनीकरण से नष्ट करने का प्रयास किया, ऐसा दीनदयाल उपाध्याय का मानना है। व्यक्तिवाद के समानांतर समाजवाद का विचार पश्चिम में पैदा हुआ। अंततोगत्ता सर्वहारा की तानाशाही वाला समाजवाद का प्रतिनिधि बन गया, जो अलोकतांत्रिक राज्यवाद एवं वर्गवाद के साथ पूंजीवाद के समान औद्योगिकरण व केंद्रीकरण का भी समर्थक है। उपाध्याय जी समाजवादी वृत्ति के प्रशंसक हैं, लेकिन उसके राज्यवाद व केंद्रीकरण के व्यवहारिक उपायों की सर्वथा विरुद्ध है। जितने भी साम्यवादी देश हैं वहाँ केंद्रीकरण का भाव है। वहाँ व्यक्ति जो है राज्य के मशीन का पुर्जा है। दीनदयाल जी इसको नहीं मानते। समाजवाद व्यक्तिवाद के अतिवाद का निषेध, समाजवाद व्यक्तिवाद के अतिवाद का निषेध करता है
वह व्यक्ति की बजाय व्यवस्था परिवर्तन का हामी है। व्यक्तिवाद को अव्यवस्था की ही उपज मानता है। उसका यह व्यवस्थावाद ही उसे अंततः राज्यवादी बना देता है। उपाध्याय व्यक्ति बनाम व्यवस्था के विवाद को गलत मानते हैं। कोई व्यवस्था व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होती तथा कोई व्यक्ति व्यवस्था निरपेक्ष नहीं हो सकता। वे इस प्रकार की समाज व्यवस्था के पोषक हैं जो अपने मनुष्य की चिंता करती है। वे मनुष्य की चिंता वाला, मनुष्य के भावों को समझने वाला, मनुष्य को संवेदनशील मानने वाला, मनुष्य के गौरव को स्थापित करने वाला, मनुष्य के सांस्कृतिक पक्ष को उद्घाटित करने वाली व्यवस्था के समर्थन करते हैं। समाज बुराई का वास्तविक कारण व्यवस्था नहीं मनुष्य है। दीनदयाल जी मानते हैं मनुष्य ही प्रथम आता है। बुरा व्यक्ति अच्छी से अच्छी व्यवस्था में घुसकर बुराई फैला देगा। समाज की प्रत्येक परंपरा और व्यवस्था किसी न किसी अच्छे व्यक्ति द्वारा प्रारंभ की गई है, परंतु उसकी अच्छी परंपरा जब बुरा व्यक्ति आ बैठा तो वहां बुराई आ गई। इसकी क्या गारंटी कि यदि कोई व्यक्ति निजी क्षेत्र में स्वतंत्र रहकर बुराई करता है तो उसके स्थान पर राज्य का व्यक्ति बैठा देने में बुराई नहीं फैलेगी। अतः हमारा ध्यान व्यक्ति के कर्तव्य भावना को जगाने पर केंद्रित होना चाहिए। कर्तव्य जरूरी है, व्यक्ति को कर्तव्य युक्त बनाना जरूरी है। बिना कर्तव्य युक्त के व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मनुष्य में कर्तव्य भाव को मारती है। अगर केंद्रीकरण होता है तो व्यक्ति कर्तव्य नहीं करता, व्यक्ति सिर्फ समय गंवाता है। उसमें मजदूर का भाव आता है। मजदूरी के भाव मजबूरी का भाव है। दीनदयाल जी बहुत बड़ी बात कहते हैं, मजदूरी का भाव मजबूरी का भाव है। मजदूर वह है जो मजबूर है। इसमें कर्ता का सम्मान एवं कर्तव्य का सुख नहीं रहता। इसमें व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, उसे कर्तव्य करने का मौका नहीं मिलता। उपाध्याय जी मानते हैं कि समाजवाद में केंद्रीकरणवादी पूंजीवाद के सब दोष विद्यमान रहते हैं। इसमें राज्यवादी नौकरशाही का एक अतिरिक्त दोष और जुड़ जाता है। अतः वे पूंजीवाद व समाजवाद दोनों का ही साझी आलोचना करते हैं। वे पूंजीवाद की भी आलोचना करते हैं और समाजवाद की भी आलोचना करते हैं। वर्तमान साम्यवाद तथा पूंजीवाद दोनों में स्वामित्व के स्वरूप का अंतर जोड़कर कोई फर्क नहीं है। पूंजीवाद और साम्यवाद में अब कोई अंतर नहीं रह गया। पूंजीवादी साम्यवाद बन गया, साम्यवादी पूंजीवाद बन गया। अतः दोनों में ही व्यक्ति के विकास की कोई सुविधा नहीं। दोनों व्यक्ति का विकास नहीं करते। दोनों ही अपनी केंद्रित सत्ता की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। पंडित उपाध्याय जी विवेचित करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहले आर्थिक क्षेत्र पर अधिकार जमाकर फिर परोक्ष रूप से राज्य पर अधिकार करती है, तो समाजवाद राज्य को ही संपूर्ण उत्पादकों का स्वामी बना देती है। दोनों व्यवस्थाएं व्यक्ति के प्रजातांत्रिक अधिकार एवं स्वस्थ विकास के प्रतिकूल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को ही अमानवीय मानते हैं। मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना व्यक्ति में, व्यक्ति और समाज में, प्रकृति और व्यक्ति में तथा कर्ता और कृति में परस्पर आत्मीयता का संचार करती है। आत्मीयता का संचार ही व्यवस्था का मूल कारण है। ये दोनों व्यवस्थाएं इन आत्मीयता के संचार को समाप्त कर संबंधों में आंतरिकता पैदा करती है। केंद्रीय व्यवस्थाएं मानव को मानव न मानकर उसमें एक टाइम के साथ व्यवहार करती है। इसमें मानव की विविधताओं और विशेषताओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। फलतः वे ऊंचा से ऊंचा उठने के स्थान पर मशीनी पुर्जा मात्र बना देती हैं। उनका अपना व्यक्तित्व मर जाता है। अतः केंद्रीकरण ही हमारी संस्कृति के अनुकूल है। केंद्रीकृत औद्योगिकरण में श्रद्धा रखने वाली पूंजीवादी व समाजवादी व्यवस्थाओं को उपाध्याय मानव विरोधी मानते हैं। अतः वे समग्र मानवतावाद के आधार पर आर्थिक लोकतंत्र व विकेंद्रित अर्थनीति का निरूपण करते हैं। उनके अनुसार पूंजीवाद व समाजवाद दोनों ही लोकतंत्र व संस्कृति का व्यवहारतः निषेध करते हैं। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन तर्कों के बाद, इन विवेचना के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो प्रमुख तत्व रखते हैं, वह प्रमुख तत्व क्या है? आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना।
आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना उस समय एक नया शब्द था। आर्थिक भी अर्थव्यवस्था का लोकतांत्रिकरण वो मानते हैं, अर्थव्यवस्था का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए।